बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 23 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और मजीद किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0322495373 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 817 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 23 सफ़ा नंबर 477 से। लेकिन इमरान और उसके साथियों को तो इस बात का इल्म है कि जूलिया को तुमने अपने साथ ट्रांसमिट किया था और तुम उसे ट्रांसमिट करके ला महला हला में ले गई हो। जूलिया और तुम्हारी तलाश में वो स्पेस में पहुंच गए तो संगी ने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि इमरान मेरी और जूलिया की तलाश में हला में आए। इस बार हला में या तो इमरान मेरे हाथों हलाक हो जाएगा या फिर थ्रीसिया कहते कहते रुक गई, या फिर संगी ने उसकी जानिब इस्तेफहामिया नजरों से देखते हुए पूछा, या फिर उसे जूलिया को दिल से निकालकर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। थ्रीसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इससे हला में शादी करोगी? संगी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, इमरान यहाँ अकेला नहीं आएगा, उसके साथ सीक्रेट सर्विस के मेंबरान भी होंगे और उनमें एक मेंबर मेरा और इमरान का निकाह पढ़ाएगा। इस्लामी मजहब में निकाह को ही अहमियत दी जाती है और निकाह ही शादी का दूसरा नाम है। थ्रीसिया ने कहा, तुम दिन में ख्वाब देख रही हो थ्रीसिया, इमरान तुमसे कभी भी और किसी भी हाल में शादी नहीं करेगा। संगी ने तेज लहजे में कहा, अगर उसने मुझसे शादी न की तो मैं उसकी जूलिया से भी शादी नहीं होने दूंगी। मैं पहले जूलिया को खत्म करूंगी और फिर इमरान को भी अपने हाथों से गोली मार दूंगी। थ्रीसिया ने सख्त लहजे में कहा, बहरहाल तुमने जूलिया को हला में लाकर इमरान और उसके साथियों को जीरो लैंड आने की दावत दे दी है और उसके बारे में अगर किसी भी तरह सुप्रीम कमांडर को इल्म हो गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी उसके अताब में आ जाऊंगा। संगी ने परेशान लहजे में कहा, बेफिक्र रहो, अव्वल तो सुप्रीम कमांडर को इन सब बातों की कोई खबर ही नहीं होगी और अगर उसे पता लग भी गया तो मैं सब इल्जाम अपने सर पर ले लूंगी और तुम्हें साफ बचा लूंगी। थ्रीसिया ने कहा तो संगी ने होंठ बेच लिए और उसकी जानब वसीली नजरों से देखने लगा, जैसे वो दिल ही दिल में थ्रीसिया की दिमागी सेहत पर शक कर रहा हो। और इससे पहले कि संगी और थ्रीसिया कोई बात करते, उसी लम्हे अचानक ऑपरेशनल रूम में तेज बीप की आवाज सुनाई दी। बीप की आवाज सुनकर थ्रीसिया और संगी दोनों ही चौंक पड़े। उनके सामने कंट्रोल पैनल पर एक सुर्ख बल्ब जलना बुझना शुरू हो गया था। ओह, सुप्रीम कमांडर की कॉल है, संगी ने खौफ भरे लहजे में कहा। तो करो बात, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? थ्रीसिया ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो संगी ने सिर घूरते हुए सामने मौजूद चंद बटन प्रेस किए और दाएं तरफ एक हुक में लटका हुआ हेडफोन उठाकर कानों पर चढ़ा लिया। हेडफोन के साथ एक माइक भी लगा हुआ था जो संगी के मुंह तक आ रहा था। थ्रीसिया ने भी वैसे ही हेडफोन कानों पर चढ़ा लिया था। जब दोनों ने हेडफोन चढ़ा लिए तो संगी ने हाथ बढ़ाकर कंट्रोल पैनल के साथ मुंसलिक ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, सुप्रीम कमांडर कॉलिंग फ्रॉम जीरो लैंड हेडक्वार्टर, ओवर। बटन प्रेस होते ही संगी और थ्रीसिया को हेडफोन्स में सुप्रीम कमांडर की चीखती हुई तेज आवाज सुनाई दी। यस, संग अटेंडिंग यू फ्रॉम संग हेडक्वार्टर, ओवर। संग ने थ्रीसिया को खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा तो थ्रीसिया ने असबात में सर हिला दिया। मैंने तुमसे कहा था कि अपने हेडक्वार्टर में पहुंचकर मुझसे राब्ता करना, और फिर तुमने अब तक मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं अभी यहाँ पहुंचा हूँ सुप्रीम कमांडर, मैं सीट पर बैठ के आपको कॉल करने ही लगा था कि आपकी कॉल आ गई, ओवर। संग ने बात बनाते हुए कहा। तुम बॉल शिप से यहाँ ट्रांसफर होकर आए हो, फिर तुम्हें ऑपरेशनल रूम में आने में इतनी देर कैसे लग गई, ओवर। सुप्रीम कमांडर ने उस तरह गुस्से से पूछा। सॉरी सुप्रीम कमांडर, मैंने चूंकि पहले थ्रीसिया को ट्रांसमिट किया था,
इसलिए मुझे यहाँ आने में कुछ वक्त लग गया था। ओवर। संग ने गुस्से से थ्रीसिया को घूरते हुए कहा। उसने जानबूझकर थ्रीसिया को सुप्रीम कमांडर को थ्रीसिया की यहाँ मौजूदगी के बारे में बताया था, क्योंकि हेडक्वार्टर में इसके साथ थ्रीसिया की मौजूदगी का सुप्रीम कमांडर को खुद ही इल्म हो जाता। अच्छा किया है जो तुम थ्रीसिया को भी साथ ले आए हो, वरना मुझे उसे यहाँ बुलाने के लिए अलग कॉल करना पड़ती। ओवर। सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस सुप्रीम कमांडर। ओवर। संग ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, क्योंकि थ्रीसिया के यहाँ आने पर सुप्रीम कमांडर ने सख्त नोटिस नहीं लिया था, वरना वो उससे सख्त बात पुरस कर सकता था कि उसकी इजाजत के बगैर वो थ्रीसिया को यहाँ क्यों लाया है। जिस वक्त सुप्रीम कमांडर ने बाउल शिप में संग से बात की थी, उस वक्त उसके पूछने पर संग ने ही थ्रीसिया के बारे में यही कहा था कि वो बाउल शिप के निचले हिस्से में रेस्ट करने गई हुई है। तुम और थ्रीसिया दोनों जीरो क्रॉस स्पेसशिप में फौरी तौर पर जीरो वे की तरफ रवाना हो जाओ। उस तरफ हमारी स्टार शिप्स रोबो फोर्स गई हुई हैं, जिनका रोबो कमांडर अगास्टर था। अगास्टर को जीरो वे पर एक स्पेसशिप मिला था। वो स्पेसशिप स्पेस वर्ल्ड से मुतल्लिक था, लेकिन अगास्टर ने जब उस स्पेसशिप को सोनिक सेंसर से स्कैन किया तो उसे उस स्पेसशिप में रोबोट के बजाय 8 जिंदा इंसान की मौजूदगी का इल्म हुआ। उसने स्पेसशिप में मौजूद एक इंसान से बात की तो उसने बताया कि उनका ताल्लुक अर्थ से है और वो एक खलाई मिशन पर आए थे, लेकिन रास्ते में उनका स्पेसशिप खराब हो गया। उनके स्पेसशिप से एक शहाब साकिब टकरा गया था। वो चूंकि हार्ड मेटल का बना हुआ स्पेसशिप था, इसीलिए शहाब साकिब टकराने से स्पेसशिप तबाह तो नहीं हुआ, लेकिन उस स्पेसशिप की बैटरियों के चंद वायर्स टूट गए थे और बैटरियां डाउन हो गई थीं, जिससे उस स्पेसशिप का कंट्रोल सिस्टम ऑफ हो गया था। अगास्टर के कहने के मुताबिक स्पेसशिप में मौजूद साइंसदान उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था और वो चाहता था कि वो साइंसदानों को लेकर जीरो लैंड आ जाए, ताकि मैं उनसे पूछताछ कर सकूं कि वो कौन है। और उन्होंने डॉक्टर एक्स के स्पेसशिप, उसके स्पेस वर्ल्ड का स्पेसशिप कहां से हासिल किया था। मैंने अगास्टर को उन्हें जीरो लैंड लाने की इजाजत दे दी थी। वो साइंसदानों के स्पेसशिप को लेकर जीरो लैंड की तरफ ही आ रहे थे कि उन्हें वहां स्पेस वर्ल्ड के 4 कोबरा शिप्स दिखाई दिए। इससे पहले कि कोबरा शिप्स इन पर हमला करते, मेरे हुक्म पर अगास्टर ने 4 कोबरा शिप्स को क्रॉमिक मिसाइल मारकर वहीं तबाह कर दिया। लेकिन फिर कुछ देर के बाद अगास्टर ने मुझे बताया कि स्पेस वर्ल्ड से 50 ब्लैक बर्ड्स आ रहे हैं, जिन पर लेजर गनों, मिसाइल लॉन्चरों के साथ साथ रेड टार्चें लगी हुई हैं। उनकी तादाद चूंकि ज्यादा थी और उनके पास रेड टार्चें थी, इसलिए मैंने अगास्टर को फौरन वहां से निकलने का हुक्म दे दिया। लेकिन तुम जानते हो कि स्टार शिप्स के मुकाबले में डॉक्टर एक्स के ब्लैक बर्ड स्पेस शिप्स ज्यादा तेज रफ्तार और ताकतवर हैं। वो आने वाहद में स्टार शिप्स तक पहुंच गए। अगास्टर और उसके साथी रोबोट्स ने ब्लैक बर्ड्स का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक बर्ड्स ने अगास्टर समेत उसके तमाम स्टारशिप्स तबाह कर दिए और उस स्पेसशिप पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जिसमें अर्थ के 8 साइंसदान मौजूद थे। ओवर। सुप्रीम कमांडर ने तफसील बताते हुए कहा, तो क्या वो ब्लैक बर्ड्स उन साइंसदानों का स्पेसशिप लेकर वहां से निकल गए हैं? ओवर। संग ने होंठ कोड़ते हुए पूछा। हाँ, वो जीरो वे से निकल चुके हैं। ओवर। सुप्रीम कमांडर ने जवाब दिया। तब फिर हमारा जीरो वे पर जाने से क्या फायदा होगा? हमें तो ये भी मालूम नहीं है कि ब्लैक बर्ड्स अर्थ के साइंसदान उन्हें लेकर वो स्पेसशिप कहाँ गए हैं, उस स्पेसशिप को वो कहाँ लेकर गए हैं और उनका स्पेस वर्ल्ड कहाँ है। ओवर। थ्रीसिया ने कहा। जिस स्टारशिप ने नाइट 15 स्पेसशिप को ग्रिप कर रखा था, उस स्टारशिप को ब्लैक बर्ड्स ने उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाया था जब तक स्टारशिप ने नाइट 15 शिप को आजाद नहीं कर दिया था। जैसे ही स्टारशिप ने नाइट 15 स्पेसशिप को आजाद किया, उसी वक्त एक ब्लैक बर्ड ने उसे भी तबाह कर दिया और नाइट 15 स्पेसशिप को लेकर वहां से चले गए। जिस स्टारशिप के रोबोट्स ने नाइट 15 शिप को
पकड़ रखा था। उस रिपोर्ट ने मेरे हुक्म पर नाइट 15 स्पेसशिप पर क्रासिक पावर लगा दिया था। क्रासिक पावर हमारी नई इजाद है। इसके बारे में अभी शायद डॉक्टर एक्स को इल्म नहीं, इसलिए क्रासिक पावर अभी तक काम कर रहा है। तुम दोनों जीरो वे पर जाकर ग्रीन पावर ऑन करोगे तो तुम्हारा क्रासिक पावर से राब्ता हो जाएगा और तुम्हें मालूम हो जाएगा कि क्रासिक पावर ने कहां कहां और किन किन रास्तों पर सफर किया है। अगर ब्लैक बर्ड्स नाइट 15 स्पेसशिप को स्पेस वर्ल्ड ले गए हैं तो तुम्हें डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड का भी इल्म हो जाएगा। ओवर, सुप्रीम कमांडर ने कहा। अब आप चाहते हैं कि मैं और संघ जीरो क्रॉस स्पेसशिप में स्पेस वर्ल्ड जाएं और उनसे नाइट 15 स्पेसशिप वापस ले आएं। ओवर, थ्रीसिया ने पूछा। अहमकाना बातें मत करो थ्रीसिया, मुझे उन साइंसदानों से कोई मतलब नहीं है। मैं एक अरसे से डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड को तलाश कर रहा हूं। अब उन साइंसदानों की वजह से अगर मुझे डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड का इल्म हो रहा है तो मैं इस मौके को जाया नहीं होने दूंगा। तुम दोनों वहां जाकर डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड को खत्म कर दो, इससे पहले कि डॉक्टर एक्स को क्रासिक पावर का पता चल जाए और वो उसे ऑफ कर दे। तुम अपने साथ सैकड़ों जीरो ग्रास स्पेसशिप ले जाओ और स्पेस वर्ल्ड में इतनी तबाही फैला दो जिससे डॉक्टर एक्स के साथ साथ उसका स्पेस वर्ल्ड भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए। ओवर, सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस सुप्रीम कमांडर, आप बेफिक्र रहें। हम अपने साथ 1000 जीरो क्रॉस स्पेसशिप ले जाएंगे। जिस तरह हमारे स्पेसशिप्स डॉक्टर एक्स के ब्लैक बर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसी तरह डॉक्टर एक्स का कोई स्पेसशिप या साइंसी असला हमारे जीरो क्रॉस स्पेसशिप को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यहाँ तक कि वो रेड टार्चू से भी हमारे जीरो क्रॉस स्पेसशिप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। और हम जीरो क्रॉस स्पेसशिप में हार्ड ब्लास्टर मिसाइल ले जाएंगे जिनसे स्पेस वर्ल्ड में हर तरफ मौत का तूफान उठ खड़ा होगा, जिससे ना तो डॉक्टर एक्स बच सकेगा और ना उसका स्पेस वर्ल्ड। हार्ड ब्लास्टर से हम ब्लैक बर्ड्स को भी आसानी से अपना निशाना बना सकते हैं। ओवर, संघ ने कहा। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें जीरो क्रॉस स्पेसशिप्स ले जाने का कह रहा हूँ। इन स्पेसशिप पर हार्ड ब्लास्टर मिसाइल फिक्स्ड हैं, जो स्पेस वर्ल्ड की तबाही के लिए ही बनाए गए हैं। ओवर, सुप्रीम कमांडर ने कहा। यस सुप्रीम कमांडर, आप मुझे उस क्रासिक पावर का कोड नंबर बता दें ताकि मैं उसे ग्रीन पावर रिसीवर में फीड कर सकूं और फिर हमें स्पेस वर्ल्ड तक जाने वाली उस वे की तमाम तफसीलात मालूम हो जाएंगी। ओवर, संघ ने कहा। ओके, मैं कोड नोट करा देता हूँ, सुप्रीम कमांडर ने कहा और उसने संघ को क्रासिक पावर का कोड नोट करा दिया। मैं और थ्रीसिया भी कुछ देर में जीरो क्रॉस रोबो फोर्स लेकर निकल जाएंगे और स्पेस वर्ल्ड में दाखिल होते ही मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा। ओवर, संघ ने कहा। ओके, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का इंतजार करूंगा। ओवर, सुप्रीम कमांडर ने कहा। ओके, ओवर, संघ ने कहा तो सुप्रीम कमांडर ने ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया। आखिरकार सुप्रीम कमांडर ने डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड का पता चला ही लिया। राब्ता खत्म होते ही थ्रीसिया ने कानों से हेडफोन उतारते हुए कहा। सुप्रीम कमांडर के मुकाबले में डॉक्टर एक्स अभी तिफले मकतब है। थ्रीसिया, ये दुरुस्त है कि शुरू में डॉक्टर एक्स और उसकी रोबो फोर्स ने जीरो लैंड वालों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन सुप्रीम कमांडर और जीरो लैंड के साइंसदानों ने भी अज़म कर रखा था कि वो उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वो डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड का पता नहीं चला लेंगे। संघ ने कहा। हाँ, इस मामले में जीरो लैंड के साइंसदान बेहद ज़हीन हैं और सुप्रीम कमांडर भी एक बार जो फैसला कर लेता है उस पर जब तक अमल न कर ले वो पीछे नहीं हटता। थ्रीसिया ने कहा। बहरहाल उठो, अब हमारे एक्शन का वक्त आ गया है। अब हमें डॉक्टर एक्स के स्पेस वर्ल्ड की ईंट से ईंट बजानी है। अब डॉक्टर एक्स को पता चलेगा कि जीरो लैंड क्या है और उसे टकराना उसके लिए किस कदर तबाहकुन साबित हो सकता है। संघ ने उठते हुए कहा। हाँ, डॉक्टर एक्स और उसके स्पेस वर्ल्ड का आखिरी वक्त अब आ गया है।
अब वाकई न डॉक्टर एक्स रहेगा न ही उसका स्पेस वर्ल्ड। हम स्पेस वर्ल्ड में जाकर इस कदर खौफनाक तबाही फैलाएंगे कि अपनी स्पेस वर्ल्ड का हशर होता देख डॉक्टर एक्स कांप उठेगा, त्रिसिया ने कहा, और वो भी उठ खड़ी हुई। फिर वो दोनों तेज से चलते हुए ऑपरेशनल रूम से बाहर निकलते चले गए। नया पैराग्राफ। रेड स्पेसशिप निहायत तेज रफ्तारी से नीचे गिरता चला जा रहा था। यूं लग रहा था जैसे आसमान की बुलंदियों पर उड़ते हुए जहाज के अचानक इंजन बंद हो गए हों और वो किसी ठोस चट्टान की तरह नीचे गिरता चला जा रहा हो। इमरान और उसके साथियों ने मजबूती से कुर्सियों को पकड़ रखा था ताकि वो खुद को संभाल सकें, क्योंकि रेड स्पेसशिप दाएं बाएं लहराता हुआ नीचे जा रहा था, जिसकी वजह से वो कभी दाएं तरफ झुक रहे थे और कभी बाएं तरफ। रेड स्पेसशिप के पीछे ब्लैक बर्ड्स लगे हुए थे। ब्लैक बर्ड लेजर बीम्स के साथ रेड स्पेसशिप पर मिसाइल भी बरसा रहे थे, जो रेड स्पेसशिप के दाएं बाएं और ऊपर ब्लास्ट हो रहे थे, जिससे हर तरफ आग ही आग फैलती जा रही थी। अभी तक ब्लैक बर्ड्स का एक भी मिसाइल या लेजर बीम रेड स्पेसशिप को नहीं लगी थी, लेकिन मिसाइलों से होने वाले धमाकों और शदीद इरताज से रेड स्पेसशिप और ज्यादा लहरा जाती थी, जिससे इमरान और उसके साथियों को संभलना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर तो इमरान खुद को संभालने की कोशिश करता रहा, फिर उसने हाथ बढ़ाकर तेजी से मुख्तलिफ बटन प्रेस करना शुरू कर दिए। बटन प्रेस होते ही स्पेसशिप तवाज़ुन उसका दुरुस्त हो गया और अब स्पेसशिप लहरा कर गिरने के बजाय एक सीध में नीचे जा रहा था। इमरान ने स्पेसशिप का तवाज़ुन दुरुस्त होते ही स्पेसशिप के दोनों लीवर पकड़े और उन्हें नहायत तेजी से दाएं तरफ घुमा दिया। लीवर घूमते ही स्पेसशिप भी तेजी से घूमता चला गया। इमरान ने लीवर पर लगे हुए बटन प्रेस किए तो स्पेसशिप के अकब में लगे हुए जेट इंजन ऑन हो गए। जैसे ही अकबी जेट इंजन ऑन हुए, इमरान ने फौरन वो हैंडल ऊपर उठाया, जिससे स्पेसशिप के टॉप इंजन ऑन हो गए थे। हैंडल उठते ही टॉप के जेट इंजन ऑफ हो गए और रेड स्पेसशिप नीचे जाता रुक गया, एक जगह ठहर गया। उसी लम्हे उनके इर्द गिर्द से बेशुमार लेजर बीम्स गुजरी और दाएं बाएं चंद मिसाइल भी आकर फट पड़े, जिससे उनके हर तरफ आग ही आग भड़क उठी। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आग के समुद्र में उतर आए हों। आग देखकर इमरान के चेहरों पर कदरे खौफ के तासरात नमूदार हो गए, लेकिन इमरान का चेहरा स्पॉट था, जैसे उसे हर तरफ फैली हुई आग की कोई फिक्र न हो। वो कंट्रोल पैनल के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने के साथ साथ स्विच ऑन कर रहा था और डायल घुमा रहा था, जिससे रेड स्पेसशिप के तमाम इंजन ऑन हो गए और स्पेसशिप से तेज जों की आवाजें सुनाई दी। तुम सबने सीट बेल्ट बांध रखी है ना? इमरान ने तमाम बटन ऑन करके अपने साथियों से मुखातिब होकर इंतहाई संजीदगी से पूछा। जी इमरान साहब, उन सब ने एक साथ जवाब दिया और उनका जवाब सुनकर इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने दाएं हाथ में पकड़े हुए लीवर को नीचे लगा हुआ एक सुर्ख बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने सुर्ख बटन प्रेस किया, उसी लम्हे अकबी जेट इंजन से आग के तेज शोले खारिज हुए। रेड स्पेसशिप को एक जोरदार झटका लगा और दूसरे ही लम्हे रेड स्पेसशिप बिजली से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से सामने की तरफ बढ़ता चला गया। आग से निकलने और ब्लैक बर्ड्स की लेजर बीम्स और मिसाइलों से बचने के लिए इमरान ने लीवर दाएं तरफ कर दिया था, जिससे इसका स्पेसशिप भी दाएं तरफ झुक गया था और फिर रेड स्पेसशिप दाएं तरफ पलटता और घूमता हुआ इंतहाई बर्क रफ्तारी से आग के शोलों से निकलता चला गया। ब्लैकबर्ड के रोबोट्स ने रेड स्पेसशिप को आग में छुपता देख लिया था, इसलिए वो तमाम के तमाम ब्लैकबर्ड्स आग के शोलों के पास ले आए थे, ताकि जैसे ही स्टार स्पेसशिप आग के शोलों से निकले, वो एक बार दोबारा उस पर हमला कर सके। और फिर ऐसे ही हुआ। जैसे ही इमरान आग के शोलों से रेड स्पेसशिप लेकर निकला, ब्लैकबर्ड के रोबोट्स ने देख लिया। दूसरे ही लम्हे वो तेजी से मुड़े और रेड स्पेसशिप पर मिसाइल और लेजर बीम्स बरसाते हुए उसके पीछे लपक पड़े। इमरान रेड स्पेसशिप मुसलसल किसी उछलते हुए सिक्के की तरह घुमाता हुआ ले जा रहा था, जिसकी वजह से
بلیک برڈز کی لیزر بیمز اور میزائل اس کے اسپیس شپ کے نزدیک سے ضرور گزر رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی لیزر بیم یا میزائل ریڈ اسپیس شپ کو نہیں لگ رہا تھا۔ عمران نے چونکہ ریڈ اسپیس شپ کے تمام انجن آن کر رکھے تھے، اس لیے اس کا اسپیس شپ انتہائی برق رفتاری سے اڑتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بلیک برڈز نہایت تیزی سے ان کے پیچھے آ رہے تھے اور ان کا ریڈ اسپیس شپ سے درمیانی فاصلہ بدتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا کچھ کریں عمران صاحب، یہ آسانی سے ہمارا پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم کب تک اس طرح ان سے بھاگتے رہیں گے؟ صفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ ساری کراسٹی کی غلطی ہے، میں خاموش رہ کر انہیں ڈاج دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے اچانک بات کر کے بلیک برڈ کے روبوٹس کو ہماری موجودگی کا اندیا دے دیا تھا۔ اگر یہ کچھ دیر اور خاموش رہ جاتی تو بلیک برڈز ریڈ اسپیس شپ کو شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا سمجھ کر واپس لوٹ جاتے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، سوری عمران صاحب، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ کراسٹی نے تعصب بھرے لہجے میں کہا، اب تمہارے سوری کرنے سے کیا ہو سکتا ہے؟ بلیک برڈز موت بن کر ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم ان کی لیزر بیمز اور میزائلوں سے تو بچ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کی ریڈ ٹارچوں کی رین میں آ گئے تو ہمارا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ عمران نے اسی طرح سے منہ بناتے ہوئے کہا اور جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل لیور دائیں بائیں اور اوپر نیچے کرتے ہوئے ریڈ اسپیس شپ کو غوطے دیتا ہوا آگے لے جا رہا تھا۔ بلیک برڈز کی رفتار ریڈ اسپیس شپ سے واقعی بے حد تیز ہے، ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ چوہان نے کہا، کوشش تو کر رہا ہوں ان کا مقابلہ کرنے کی۔ اگر مجھے کچھ وقت مل جاتا تو میں کمپیوٹرائز سسٹم سے یہ پتا چلا لیتا کہ یہ بلیک برڈز کو کس میٹل سے بنایا گیا ہے اور انہیں کس چیز سے ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے، لیکن خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح ان سے دور ہو سکوں۔ اگر اسپیس میں ہمیں بلیک برڈ سے چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے تو ہم وقتی طور پر ان بلیک برڈ سے بچ سکتے ہیں۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، یہ بات آپ نے پہلے بھی کہی تھی، اسپیس میں بلا ہمیں چھپنے کی جگہ کہاں مل سکتی ہے؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہو کر کہا، مل جائے گی۔ عمران نے کہا، اس کی نظریں ونڈ سکرین پر اور رڈار سکرین پر جمی ہوئی تھی، جہاں اسے چاروں طرف سے رنگ برنگی لیزر بیمز اور ریڈ شپس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ عمران اسی انداز میں ریڈ اسپیس شپ کو ہچکولے دے رہا تھا اور آگے لے جا رہا تھا کہ ابھی تک ریڈ اسپیس شپ سے کوئی لیزر بیم یا میزائل نہیں ٹکرایا تھا، لیکن اب بلیک برڈز کے حملوں میں شدت آتی جا رہی تھی اور عمران ہر حال میں ریڈ اسپیس شپ کو بلیک برڈ سے بچانا چاہتا تھا۔ عمران صاحب، رڈار سکرین کی طرف دیکھیں، اچانک صفدر نے تیز لہجے میں کہا، تو عمران بھی ساتھ چونک پڑ اور رڈار سکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ رڈار سکرین پر جہاں 20 بلیک برڈ اسپیس شپ دکھائی دے رہے تھے، وہاں ان کے سامنے اب ہزاروں کی تعداد میں سرخ نقطے چمکتے دکھائی دینا شروع ہو گئے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر ایکس نے ان کی ریڈ اسپیس شپ کی تباہی کے لیے اسپیس ورلڈ کی تمام روبو فورس اس طرف بھیج دی ہے۔ یہ تو ہزاروں کی تعداد میں اسپیس شپس ہیں، کراسٹی نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ اسپیس شپس نہیں ہیں، عمران نے منہ بنا کر کہا۔ اسپیس شپس نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ صدیقی نے حیران ہو کر کہا۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر رڈار سکرین کے نیچے لگے ہوئے چند بٹن پریس کیے تو سامنے سے آنے والے سرخ نقطوں کے گرد دائرے بننے لگے اور ان دائروں پر حروف ابھرنا شروع ہو گئے۔ او یہ تو شہاب ثاقبوں کا جمگٹا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بڑی بڑی پہاڑی چٹانوں جیسے شہاب ثاقب۔ چوہان نے سکرین پر دیکھتے ہوئے کہا، او عمران صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ریڈ اسپیس شپ کو شہاب ثاقبوں کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ رڈار سکرین کے مطابق شہاب ثاقب انتہائی ٹھوس اور بے حد بڑے بڑے ہیں اور ان کی رفتار 10,000 میل فی گھنٹہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی شہاب ثاقب ہمارے اسپیس شپ سے ٹکرا گیا تو ہمارے اسپیس شپ کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے۔
صفدر نے پریشانی کے عالم میں کہا، کیونکہ شہاب ثاقب کے جھمگٹے کو دیکھتے ہی عمران نے ریڈ اسپیس شپ اسی کی طرف لے جانا شروع کر دیا تھا۔ بلیک برڈ سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم شہاب ثاقب کے اس جھمگٹے میں داخل ہو جائیں۔ بلیک برڈز کسی بھی میٹل کے بنے ہوئے ہوں، لیکن ان شہاب ثاقبوں سے ٹکرا کر وہ تباہ ہو جائیں گے، اس لیے وہ ان شہاب ثاقبوں کے جھمگٹے میں داخل ہونے کی حماقت نہیں کریں گے۔ عمران نے کہا، وہ یہ حماقت نہیں کریں گے، لیکن آپ ایسی حماقت کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ نعمانی نے پریشانی کے عالم میں کہا، اسے تم میری فطرت یا میرے دماغ کا فطور بھی کہہ سکتے ہو، چراغ دین۔ عمران نے مسکرا کر کہا، عمران صاحب پلیز، ریڈ اسپیس شپ شہاب ثاقب سے ٹکرا گیا تو ہم سب بے موت مارے جائیں گے۔ کیپٹن شکیل نے بھی پریشانی کے عالم میں کہا، لیکن عمران بھلا ان میں سے کسی کی کوئی کہاں سننے والا تھا؟ وہ ریڈ اسپیس شپ بجلی کی تیزی سے اسی طرف لے کے جا رہا تھا جہاں سے شہاب ثاقبوں کا ایک بہت بڑا جمگھٹا اسی طرف آ رہا تھا۔ ان سب کی نظریں اب ونڈ سکرین پر جم گئی تھیں، کیونکہ عمران ریڈ اسپیس شپ موڑ کر ایسی پوزیشنوں پر لے آیا تھا کہ وہ سیدھا سامنے سے آتے ہوئے شہاب ثاقبوں سے ٹکرا سکتا تھا، اور ان کی رفتار اسپیس شپ کی رفتار سے بھی انتہائی تیز تھی، اور دوسرے جس تیزی سے شہاب ثاقب بڑھتے چلے آ رہے تھے ان سے ریڈ اسپیس شپ کا ٹکراؤ ناگزیر ہو چکا تھا۔ اب ان کے پیچھے بھی موت تھی اور آگے بھی۔ پیچھے سے آنے والے بلیک برڈز پھیل کر ان پر لیزر بیمز اور میزائلوں کی بوچھاڑ کرنی شروع کر دی تھی۔ پھر اچانک بلیک برڈز نے ان پر لیزر بیمز اور میزائل برسانے بند کر دیے۔ شاید انہیں بھی شہاب ثاقب کا جھمگٹا نظر آ گیا تھا، اور انہوں نے ریڈ اسپیس شپ کو خود ہی موت کے منہ میں جاتے دیکھ کر اس پر لیزر بیمز اور میزائل برسانے بند کر دیے۔ عمران کے چہرے پر سکون تھا، جبکہ اس کے ساتھیوں کے چہروں پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ وہ خوفزدہ بھری نظروں سے ونڈ سکرین کے باہر دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران موت سے بچنے کے لیے اب خود ہی موت کے منہ میں کیوں جا رہا ہے۔ پھر کچھ ہی دیر میں انہیں سامنے سے سیاہ رنگ کی بڑی بڑی چٹانیں تیزی سے گھومتی ہوئی اس طرف آتی دکھائی دیں۔ چٹانیں واقعی بڑے بڑے پہاڑوں جیسی تھی، جبکہ ان چٹانوں کے مقابلے میں ریڈ اسپیس شپ ایک چھوٹے سے کھلونے جیسا لگ رہا تھا، جس سے ان میں سے کوئی بھی شہاب ثاقب ٹکرا جاتا تو ان کا جو حشر ہوتا وہ ازر من الشمس تھا۔ عمران کے ساتھی کا خیال تھا کہ عمران شہاب ثاقب کے جھمگٹے کی طرف جاتے ہی ریڈ اسپیس شپ اچانک موڑ لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ عمران ریڈ اسپیس شپ لے کر سیدھا شہاب ثاقب کے جھمگٹے میں داخل ہو گیا، اور دوسرے ہی لمحے انہیں اپنے کانوں میں زائیں زائیں کی تیز آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں۔ شہاب ثاقب کی بڑی بڑی اور سیاہ چٹانیں ان کے دائیں بائیں اور اوپر نیچے سے گزرتی چلی گئیں۔ عمران نے دونوں ہاتھوں سے لیور پکڑ رکھے تھے، اور وہ لیور دائیں بائیں اور اوپر نیچے کرتا ہوا ریڈ اسپیس شپ کو سامنے لے آنے والے شہاب ثاقبوں سے بچاتا ہوا آگے لیے جا رہا تھا۔ لیکن کب تک؟ اچانک انہیں سامنے آتا ہوا ایک سیاہ پہاڑ سا تیزی سے گھومتا ہوا اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ عمران نے سیاہ پہاڑ کو دیکھ کر اس کے دائیں بائیں سے نکلنے کی بجائے اسپیس شپ کو تیزی سے اس کی طرف لے جانا شروع کیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھیوں کے منہ سے تیز چیخیں نکل گئیں۔ انہیں یہی لگا تھا کہ ریڈ اسپیس شپ اب اس پہاڑ سے ٹکرانے سے نہیں بچ سکے گا، کیونکہ عمران ریڈ اسپیس شپ تیزی سے پہاڑ کے وسطی حصے کی طرف لے گیا تھا۔ وہ اب اسپیس شپ دائیں بائیں موڑ کر بھی اس کی زد سے نہیں نکل سکتا تھا۔ پھر گھومتا ہوا سیاہ پہاڑ ونڈ سکرین کے بالکل سامنے آیا تو عمران کے سوا سب کے منہ سے نکلنے والی چیخیں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ نیا پیراگراف۔ جس طرح اندھیرے میں دور کہیں جگنوں سا چمکتا ہے، بالکل اسی طرح جولیا کے دماغ کے سیاہ پردے پر روشنی کا ایک نقطہ سا چمکا، اور روشنی کا وہ نقطہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ جولیا کے منہ سے ایک طرح کی آواز نکلی اور اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھولنے کے باوجود اس کے دماغ میں دھند سی چھائی ہوئی تھی، اور یہی دھند اس کی آنکھوں کے سامنے بھی تھی۔
اس دھند میں اسے سفید سفید روشنی کے ہالے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیکھ رہا تھا۔ دھند دیکھ کر جولیا چند لمحے سر جھٹکتی رہی، پھر جیسے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے دھند ختم ہوئی تو وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے خود کو ایک عجیب و غریب جگہ پر پایا۔ وہ ایک گول سا کمرہ تھا جس میں ہر طرف کمپیوٹرائزڈ مشینیں لگی ہوئی تھیں اور سامنے ایک بڑی سی ونڈ سکرین تھی جہاں سے سیاہ آسمان دکھائی دے رہا تھا اور ستارے حد سے زیادہ روشن دکھائی دے رہے تھے۔ کمرے میں ہلکا ہلکا سا ارتعاش ہو رہا تھا اور جولیا کو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جس کمرے میں موجود ہو وہ کمرہ ہلا میں تیرتا چلا جا رہا ہو۔ کیا مطلب؟ یہ کون سی جگہ ہے اور میں یہاں کیسے آ گئی؟ جولیا کے منہ سے حیرت کے عالم میں نکلا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ اس کی اور عمران کی شادی کی رسم ہونے جا رہی تھی کہ اچانک وہاں تھریسیا آ گئی تھی جس نے کسی سائنسی آلے سے وہاں ایسی گیس پھیلا دی تھی جس کی وجہ سے وہاں موجود ہر انسان مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ جولیا کو بھی اپنے جسم سے جان سے نکلتی محسوس ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں اور اس کے کان کام کر رہے تھے، جبکہ دوسرے افراد کی طرح اس کا سارا جسم بھی جیسے مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پھر تھریسیا نے تقریر کرنے کے انداز میں بولنے کے بعد آ کر اسے اٹھا لیا اور پھر اچانک جولیا کو اپنی آنکھوں میں تیز نیلی روشنی سی بھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی جولیا کی آنکھوں میں نیلی روشنی بھری، اس کا دماغ ہر قسم کے خیالات اور احساسات سے عاری ہوتا چلا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ کچھ نہیں جانتی تھی، اور اب اسے اس عجیب و غریب کمرے میں ہوش آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔